नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी कांस्टेबल और हमारा ग्रुप डी के लिए जो जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें आज के इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट आपका साथ करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, यह क्लास आपका आने वाले जो भी एग्ज़ाम जहां पर आपका जीके जीएस पूछे जाएंगे उनके लिए क्लास आपका काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। और प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में आपका एनालिसिस करने वाले हैं। तो क्लास में अंत तक बने रहिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है साथियों। आज का पहला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है। आइए देख लेते हैं। तो जैन धर्म का सबसे मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है, तो यह आपका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अहिंसा को माना जाता है जैन का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत। आइए अब इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अहिंसा आपका सही उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित जो भी हम लोग का आगे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पहला पॉइंट क्या बोला जा रहा है हम लोग का, जैन धर्म जिसे पारंपरिक रूप से जैन धर्म के रूप में जाना जाता है, एक प्राचीन भारतीय क्या है, एक धर्म है। यह सबसे पुराना भारतीय धर्मों में से एक है हमारा। और जैन धर्म के 3 मुख्य सिद्धांत स्तंभ क्या क्या है यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे पहला अहिंसा हो गया, और अहिंसा, उसके बाद क्या है, अनेकांतवाद, फिर हो जाएगा आपका अपरिग्रह यानी कि अनासक्ति। ये 3 हमारा मुख्य स्तंभ है। कौन सा धर्म का, जैन धर्म का। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर जैसे मौलिक सिद्धांत यहाँ पर देख सकते हैं। जैन धर्म के 5 सिद्धांत क्या क्या है, आइए देख लेते हैं। 5 सिद्धांत है और हमारा 3 स्तंभ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 5 सिद्धांत में से पहला सिद्धांत क्या है, अहिंसा। दूसरा सिद्धांत है हमारा कि झूठ नहीं बोलना है, यानी कि सदा सत्य बोलना है। चोरी नहीं करना है, और कोई संपत्ति नहीं, मतलब अपरिग्रह। और उसके बाद संयम यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये आपका 5 क्या है, ये 5 सिद्धांत है जैन धर्म का। और 5 सिद्धांत जैसे ब्रह्मचर्य, ये महावीर द्वारा जोड़ा गया था। ये ब्रह्मचर्य जो है आपका महावीर के द्वारा ये जोड़ा गया है। और अन्य 4 उनके पूर्वजों की शिक्षा थी। अन्य 4 जो है उनके पूर्वजों की शिक्षा थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म का जो हमारा महावीर जो थे आपका, कितने तीर्थंकर थे, आपका 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म का। और जैन धर्म का संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म का संस्थापक हो जाएगा हमारा ऋषभदेव। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं साथियों। अगला हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। ये आपको बताना है कि भारतीय हिमालय से निकलने वाली नदी इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो भारतीय हिमालय से निकलने वाली नदी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यमुना। यमुना हो जाएगा हमारा सही उत्तर। आइए अब यमुना के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि यमुना भारत की एक नदी है, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी कौन, ये यमुना है। और यमुना जो है यमुनोत्री नामक जो स्थान है वहाँ से निकलती है, और प्रयागराज में गंगा में जाकर ये मिल जाती है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। और चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ये कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे चंबल हो गया, और छोटी सिंधु हो गया, बेतवा और केन, ये कुछ प्रमुख जो है इनकी सहायक नदियाँ हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे यमुना के किनारे प्रमुख बसे शहर यहाँ पर कौन कौन है, तो ये हो जाएगा हमारा दिल्ली हो जाएगा, और आगरा हो जाएगा आपका सही उत्तर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की मेज़बानी किस राज्य ने करी थी। तो खेलो इंडिया 2023 की मेज़बानी कौन सा राज्य हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम का जो है 2023 में मेज़बान किया गया था। आइए अब इसके बारे में देख लेते हैं साथियों। तमिलनाडु में जो है 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम का क्या किया गया था, आपका मेज़बान किया गया था। और तमिलनाडु के बारे में यहाँ पर जैसे तमिलनाडु खेलो इंडिया यूथ गेम की मेज़बानी, जिसमें 26 अभ्यासों और 5,000 में से अधिक युवा एथलीट क्या किए थे, भाग लिए थे। 4 शहर यहाँ पर खेला गया था। यहाँ पर जैसे चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और तिरुचि में ये
आयोजित किए गए थे और चेन्नई नेहरू स्टेडियम में यूथ इंडिया का हमारा क्या हुआ था, आपका भव्य उद्घाटन हुआ था। आइए अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है, ये आपको बताना है। तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन कौन सा होगा, गबन हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र, गोदान हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र, फिर आपका मानसरोवर भी मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, और इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो कि द गाइड हो जाएगा सही उत्तर, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखा गया है। आइए अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं साथियों। गाइड हो गया हमारा सही उत्तर, और यहाँ पर आइए अब देख लेते हैं मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या पूछा जाएगा, तो ये धनपत राय श्रीवास्तव था मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम। वह एक भारतीय लेखक थे जो आधुनिक हिंदुस्तान साहित्य के लिए क्या थे, प्रसिद्ध थे। मुंशी प्रेमचंद भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे। अब यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। उन्हें कलाम नामक नवाब राय के तहत अपना लिखना शुरू किया था और प्रेमचंद में बदल गए। आइए अब आगे इनके उपन्यास के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं साथियों। इनका उपन्यास क्या है, गोदान है, कर्मभूमि है, गबन है और मानसरोवर और क्या है, और आपका ईदगाह। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं। गोदान हो जाएगा, कर्मभूमि हो जाएगा, गबन हो जाएगा और मानसरोवर, और उसके बाद ईदगाह। ये किनके द्वारा किनका उपन्यास पूछा जाएगा, तो ये आपका मुंशी प्रेमचंद्र का प्रमुख उपन्यास गोदान, कर्मभूमि, गबन, मानसरोवर और ईदगाह शामिल है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है साथियों, दूरदृष्टि दोष में हमारा हो जाएगा अभिनेत्र लेंस की फोकस लंबाई का बहुत लंबा हो जाना हमारा दूरदृष्टि का मुख्य कारण है। आइए अब इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि इसका एनालिसिस यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया यानी कि हाइपोरिया आँख के दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखता है लेकिन पास की वस्तु को वो नहीं देख पाता है। यह तब होता है जब नेत्र की लेंस की फोकस बहुत अधिक हो जाती है और नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नेत्र का जो गोला है वो यहाँ पर आपका छोटा हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं नेत्र का जो गोला है यहाँ पर पहला फिगर में आपका छोटा हो गया है, जिस वजह से आपका जो फोकस है यहाँ पर आपका फोकस कुछ यहाँ पर आपका जो है इमेज बन रहा है, जिस वजह से आपका फोकस लंबाई यहाँ पर होना चाहिए यानी कि रेटिना पर होना चाहिए साथियों। तो ये फोकस लंबाई आपका बढ़ जा रहा है, किस वजह से, आपका हाइपरमेट्रोपिया के कारण से। तो अब उत्तल लेंस के चश्मे या लेंस की सहायता से इसे ठीक किया जा सकता है। यहाँ पर अगर उत्तल लेंस एक आगे हम लोग लगा देंगे, यहाँ पर लेंस के आगे यहाँ पर रोशनी के आगे, तो ये हमारा क्या करेगा, उत्तल लेंस क्या करता है, हमारा जो मोटा होने की वजह से वो फोकस लंबाई को मेंटेन करता है। ये हमारा कौन सा, उत्तल लेंस। आइए अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये हमारा फोटो कहाँ बनना चाहिए, यहाँ पर रेटिना पर बनना चाहिए। ये कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। आगे अभी हम लोग का कुछ डायग्राम है, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे यहाँ पर दूसरा डायग्राम में यहाँ पर जब हम लोग क्या किए, नियर पॉइंट को अब जब बढ़ा दिए तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारा इमेज जो है रेटिना पर आपका बन रहा है। क्या यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि नेत्र लेंस के पतले हाँ, यहाँ पर पतले में वृद्धि, यहाँ पर पतले में वृद्धि मतलब अब मोटा कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर पतला था, है ना, अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका मोटा कर दिया गया है आपका लेंस अब। तो जिस वजह से आपका लेंस मोटा होने की वजह से आपका फोकस जो है मेंटेन हो रहा है, यानी कि रेटिना पर आपका इमेज बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अगर हम लोग लेंस का लगा देंगे एक उत्तल लेंस को, तो उत्तल लेंस का लगाने की वजह से हमारा इमेज आपका कहाँ बनेगा, तो ये आपका रेटिना पर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने का, सुधारने का यहाँ पर जो विधि दिया गया है यहाँ पर देख लीजिए। हाइपरमेट्रोपिया ठीक करने के लिए हम चश्मे उत्तल लेंस, हाँ उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और क्योंकि उत्तल लेंस प्रकृति में आभासी होते हैं और उत्तल लेंस की अभिसारी शक्ति क्या होती है, अभिसारी शक्ति
अभिसारी शक्ति पास की वस्तु से आने वाले क्या है सभी किरणों को अभिसारित यानी कि सभी किरणों को क्या करता है वो एक जगह इकट्ठा करता है, जिस वजह से वस्तु की छवि रेटिना पर बनती है। ये भी आपको ध्यान रखना है ये स्टेटमेंट। आइए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है साथियों, ब्राज़ील का मुद्रा का नाम है हमारा ब्राज़ीलियाई आपका रियाल हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ब्राज़ील की मुद्रा का नाम है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग ब्राज़ील के बारे में। यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं कि प्रत्येक जो भी हमारा महाद्वीप और उसके बाद देश और यहाँ पर राजधानी और आपका मुद्रा। आइए अब देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर अफ्रीका महादेश में दक्षिण अफ्रीका राजधानी का नाम क्या है प्रिटोरियो और केप टाउन यहाँ पर जो विधान राजधानी है कहाँ केप टाउन है, और ब्लामफोर्टिन ये आपका न्यायिक राजधानी, यानी कि अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका का टोटल कितना राजधानी होता है साथियों, तो दक्षिण अफ्रीका का टोटल आपका 3 राजधानियाँ होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का आपका मुद्रा का नाम क्या है, तो दक्षिण अफ्रीकाई रैंड आपका दक्षिण अफ्रीका का। अब एशिया पर चलते हैं, तो एशिया पर जैसे मलेशिया देश का कुआलालंपुर आपका राजधानी हो गया और मलेशियाई रिंगित। उसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील, ये हम लोग का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ब्रासिलिया इसका राजधानी और ब्राज़ीलियाई रियाल हो जाएगा इनका मुद्रा का नाम। और दक्षिण अमेरिका पर चलते हैं, तो दक्षिण अमेरिका महादेश में अर्जेंटीना देश पर चलते हैं, इनका राजधानी ब्यूनस आयर्स और अर्जेंटीनियाई पीसो इसका मुद्रा। अब दक्षिण अमेरिका में हम लोग का चिली देश का राजधानी सेंटियागो और चिली पेसो इनका मुद्रा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है दक्षिण अमेरिका में कोलंबो। आगे देख लेते हैं, कोलंबो पर चलते हैं, तो कोलंबो का राजधानी बोगोट और कोलंबियाई पीसो हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में क्यूबा का हवाना और पीसो हो जाएगा। उसी प्रकार से डोमिनिक गणराज्य का सेंटो डोमिंगो और डोमिंगो पेसो हो जाएगा इनका मुद्रा। मेक्सिको का मेक्सिको सिटी मेक्सिको पीसो, फिलीपींस का मनीला और फिलीपींस पीसो। उसी प्रकार से उरुग्वे और मोंटेविडियो और उरुग्वे पीसो। तो इस प्रकार से जो पीसो है, तो पीसो का यहाँ पर जो राष्ट्र है यहाँ पर देख सकते हैं, इन राष्ट्रों का आपको ध्यान रखना है और इनका राजधानी को भी ध्यान रखना है, और उनके बाद ये आपका जो मुद्रा है इनको आपको ध्यान रखना है। ये स्लाइड आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, जो आपका गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं, तो इनका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि क्या हो जाएगा सुश्रुत, यानी कि शूद्रक या सुश्रुत जो भी आप पढ़ सकते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सुश्रुत। अब इनके बारे में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर भारत में सबसे प्रसिद्ध क्या थे चिकित्सक और सृजन थे, कौन ये सुश्रुत। और गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं साथियों। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि गुप्त काल का जो स्थापना है उनको किसने करने वाले संस्थापक कौन थे, तो ये श्रीगुप्त हो जाएगा गुप्त काल का संस्थापक। अब नागार्जुन के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं, तो नागार्जुन यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्हें बौद्ध भिक्षु, एक विद्वान और बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विद्या के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है किसे, नागार्जुन को। आइए अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं साथियों। आगे हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है, देख लीजिए। जैसे कि चरक के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया, पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी में ये उन्होंने आमतौर पर भारतीय चिकित्सा के जनक के रूप में भी जाना जाता है किसे, चरक को। और आयुर्वेद प्राचीन भारत में क्या है विकसित चिकित्सा और जीवन शैली के एक प्रणाली का प्रमुख योगदानकर्ता में से एक थे। वह कुषाण वंश के राजा कनिष्क के शासन के दौरान रहते थे। उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग या अफगानिस्तान
और संभवतः कश्मीर क्षेत्र के उत्तरी एशिया में शासन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गुप्त काल से संबंधित हमारा जो कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो आंसर क्वेश्चन आपका पूछे जा सकते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हो जाएगा, घटोत्कच उनके उत्तराधिकारी हो जाएगा, और सबसे चंद्रगुप्त प्रथम थे, वह सबसे पहले महाराजाधिराज कहलाए, ये भी इम्पोर्टेंट है। और लगभग 330 ईसा पूर्व में समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त प्रथम से उत्तराधिकार प्राप्त किया। अगला क्या है साथियों, अगला हम लोग का कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर आगे देख लेते हैं। चलिए आगे हमारा है यहाँ पर, हाँ चलिए यहाँ पर देख सकते हैं जैसे प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत में शक क्षत्रपों के खिलाफ में युद्ध किया था, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और शक क्षत्रप के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर गद्दी में क्या गया था, आपका गद्दी से उतार कर मार दिया। और कुमारगुप्त जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का क्या क्या था, ये नींव रखा था, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है, ये आपको बताना है। तो भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर का नाम आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर अप्सरा हो जाएगा, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर का नाम। आइए अब इसके बारे में यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अप्सरा के बारे में, भारत में सबसे पहला आपका नाभिकीय रिएक्टर का नाम अप्सरा है। कब, यह 1956 में बनाया गया था। और अप्सरा रिएक्टर का नाम भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। स्विमिंग पूल प्रकार का रिएक्टर था, ये भी देख लीजिए। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं अप्सरा एशिया का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2000 अप्सरा को 2009 में क्या सुधार के लिए बंद कर दिया गया था। अब चलते हैं कामिनी पर एक नज़र देख लेते हैं कि कामिनी हमारा क्या है। तो कामिनी क्या है साथियों, कामिनी यह दुनिया का एकमात्र क्या है, थोरियम आधारित प्रायोगिक रिएक्टर है। थोरियम आधारित प्रायोगिक रिएक्टर का नाम क्या है हमारा, कामिनी हो जाएगा। और यहाँ पर आगे देख लेते हैं साइरस के बारे में। तो साइरस कनाडा इंडियन रिएक्टर क्या है यूटिलिटी सर्विसेज का नाम क्या है, साइरस। भारत में बनने वाला दूसरा नाभिकीय रिएक्टर था, भारत में बनने वाला दूसरा नाभिकीय रिएक्टर था। यह मुंबई के पास ट्राम्बे में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब ध्रुव के बारे में यहाँ देख सकते हैं कि ध्रुव रिएक्टर भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है। कौन, ये ध्रुव। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि योजनागत राजस्व व्यय से संबंधित है। यह आपको बताना है कि योजनागत राजस्व व्यय ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये किससे संबंधित है, ये केवल आपका 5 वर्षीय योजना से संबंधित है। आपका क्या, ये योजनागत राजस्व व्यय है। ऑप्शन नंबर केवल 1 हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा जो 1 अप्रैल 1951 से भारत में तीव्र आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए योजना का मार्ग 5 वर्षीय योजना क्या अपनाया गया। और आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि योजनागत व्यय कोई भी व्यय जो उन कार्यक्रमों पर किया जाता है जो केंद्र की वर्तमान 5 वर्षीय योजना के तहत या राज्य को उनकी योजना के लिए केंद्र के अग्रिमों के तहत विस्तृत होते हैं, उन्हें योजनागत व्यय कहा जाता है। योजनागत व्यय को आगे राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या अपवर्गित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गैर योजनागत में यहाँ पर देख सकते हैं जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर इनको एक बार देख लीजिएगा। आगे यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, आगे हम लोग का भारत में कुल 12 5 वर्षीय योजना क्या थे, कार्यक्रम थे। और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार के 2015 में 5 वर्षीय योजना को ख़त्म कर दिया। कब, ये 2015 से योजना जो हमारा योजना को जो 5 वर्षीय योजना चल रहा था उसको ख़त्म कर दिया गया है।
आइए अब आगे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक चला है, तो पहला पंचवर्षीय योजना हो जाएगा आपका 51 से 56 तक चला है। और ये इसका लक्ष्य क्या था, ये हेरल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित हमारा क्या था, पहला पंचवर्षीय योजना। दूसरा पर देख लेते हैं, तो दूसरा हमारा है 51 से 56 और दूसरा आपका पीसी महालनोबिस पर आधारित ये 51 से 56। और तीसरा पर बात करते हैं, तो तीसरा साथियों हमारा 61 से लेकर कितना, 61 से लेकर आपका 66 तक चला। और ये आपका गाडगिल योजना भी कहा जाता है, जो गाडगिल योजना के आधार पर ये लक्ष्य रखा गया था। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा इस बीच में आपका योजना अवकाश लगा था तीसरा चौथा के बीच में। अब उसके बाद यहाँ पर चौथा कब से कब तक, तो 69 से लेकर 74 तक, जिसमें स्थिरता के कारण विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगति उपलब्धि दो मुख्य लक्ष्य थे। क्या क्या लक्ष्य थे, चौथा में स्थिरता के साथ विकास। आइए अब हम लोग का पाँचवा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल यहाँ पर देख सकते हैं कितना है साथियों। पाँचवा का हो जाएगा आपका 1974 से लेकर आपका 1978, जिसमें योजना आपका क्या था, मुख्य लक्ष्य या योजना गरीबी हटाओ और रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर केंद्रित था। आपका कितना, पाँचवा पंचवर्षीय योजना। अब छठवां पर चलते हैं साथियों। छठवां क्या है, छठवां हमारा है 1980 से लेकर आपका 85, जिसमें आर्थिक उदारीकरण पर केंद्रित था। कितना में, छठवां में आर्थिक उदारीकरण पर केंद्रित हमारा लक्ष्य था। अब सातवां पर चलते हैं साथियों। सातवां हमारा कितना है, 85 से 90, जिसमें एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना का उद्देश्य पर केंद्रित था। कितना आपका सातवां, 85 से 90 आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था की स्थापना का उद्देश्य पर केंद्रित था। अब चलते हैं साथियों। अब हमारा हो जाएगा आपका आठवां कितना से कितना, आठवां हो जाएगा 92 से लेकर आपका 97, ये आठवां, जिसका मुख्य लक्ष्य था मुख्य ध्यान मानव संसाधन के विकास पर था। मुख्य लक्ष्य क्या था इसका, मुख्य लक्ष्य ध्यान मानव संसाधन के विकास पर था। अब चलते हैं नौवां पर। तो नौवां 97 से 2010, इनका मुख्य ध्यान सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर था नौवां में। अब 10वां पर देख लेते हैं। 10वां 2002 से लेकर 2007, इसका मुख्य लक्ष्य था आगे 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। किसमें, ये 10वां पंचवर्षीय योजना में। अब देख लेते हैं 11 हो जाएगा आपका 2007 से लेकर 2012 तक चला, जिसमें इनका मुख्य लक्ष्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास। क्या है 11वां में, मुख्य लक्ष्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास। अब चलते हैं साथियों 12वां में 12 से 17, इनका मुख्य लक्ष्य विषय अधिक समावेशी और साधारणीय विकास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि किस त्यौहार के दौरान खासी जनजाति के लोग द्वारा नोग्रेम नृत्य त्यौहार किया जाता है। तो कौन सा, ये आपको बताना है कि कौन सा त्यौहार के दौरान खासी जनजाति के द्वारा हमारा नोग्रेम जो है नृत्य किया जाता है। तो ये नोग्रेम से नोग्रेम आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं साथियों, इसके बारे में डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं कि नोग्रेम उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है। तो नोग्रेम हो जाएगा आपका गारो खासी जानती है कहाँ है, ये जो 3 आपका क्या है, ये पहाड़ियाँ, ये मेघालय राज्य से संबंधित है। और कोम्पलंग नोग्रेम नृत्य लोकप्रिय रूप से नोग्रेम नृत्य के रूप में जाना जाता है और 5 दिनों तक ये आपका त्यौहार कब, नवंबर के महीने में यह मनाया जाने वाला त्यौहार है। और शरद ऋतु के दौरान यह समाविष्ट में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं साथियों। आगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि नोग्रेम के द्वारा खासी जनजाति के द्वारा युवक और युवतियों द्वारा पारंपरिक नृत्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है साथियों, ये हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, जिसमें श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
आइए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार केसरी कौन है, श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाबू और बिहारी केसरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आपका उन्होंने 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के पद पर ये कार्यरत थे। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए भारत के पहले मुख्य मंत्री होने का श्रेय भी किसे दिया जाता है, तो ये कृष्ण सिंह को दिया जाता है। आगे उन्होंने बैद्यनाथ धाम मंदिर यानी कि देवघर में दलित प्रवेश का नेतृत्व भी किया है, यह भी आपका ध्यान रखना। और उन्होंने गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस ऐतिहासिक दल ने सबसे पहली बार भाग लिया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। जो आपका 2024 में कौन सा दल ने पहली बार भाग लिया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज ग्रुप। क्या हो जाएगा, ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज ग्रुप, जिन्होंने गणतंत्र दिवस परेड 2024 में ऐतिहासिक दल के रूप में पार्टिसिपेट किया है, क्या था। आगे देख लेते हैं। ये देख सकते हैं कि ये सर्विसेज ग्रुप में भाग लिया था। और आगे कुछ इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आगे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस प्रतिष्ठित वार्षिक कार्यक्रम के शोभा बढ़ाने के लिए 6वें फ्रांसीसी नेता भी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर जैसे कि भारत वायुसेना की हवाई यातायात नियंत्रक यानी कि स्क्वाड्रन लीडर सुमिता यादव ने पेरिस में क्या है क्या पेरिस में क्या है बेस्टिल्ड अच्छा बेस्टिल डे पेरिड में भाग लिया था, ये भी आपको ध्यान रखना। कौन, सुमिता यादव। अब गणतंत्र दिवस परेड 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में सुप्रीम कमांडर सलामी देते हुए शामिल हुए हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि साबरमती नदी किस भारतीय राज्य से निकलती है, ये आपको बताना है। तो साबरमती नदी जो है भारत के कौन से राज्य से होकर कौन राज्य से निकलती है, तो ये हो जाएगा हमारा राजस्थान राज्य से होकर साबरमती नदी निकलती है। ये देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में हमारा है राजस्थान राज्य से निकलने वाली है साबरमती नदी। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे साबरमती नदी, पहला पॉइंट क्या बोला जा रहा है हमारा, साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले की कोटडी तहसील के अरावली पहाड़ियों से निकलने वाली ये साबरमती नदी है। आगे देख लेते हैं। साबरमती नदी क्या डूंगरपुर, पाली, सिरोही से होकर बहती हुई गुजरात के सांबरकांडा जिले से होकर खंभत की खाड़ी में जाकर ये मिलती है। कहाँ पर मिलती है, तो ये बताना है। खंभत की खाड़ी में जाकर ये समुद्र में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि गांधीनगर गुजरात की राजधानी इस नदी के किनारे पर क्या है, स्थित है, साबरमती नदी के किनारे। आगे कुछ इंपॉर्टेंट है साथियों, आगे देख लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। तो इटाई इटाई साथियों किसके कारण होता है, तो ये आपका कैडमियम के कारण से आपका इटाई इटाई नामक जो रोग होता है ये कैडमियम के कारण से होता है। और मर्क्यूरी के कारण आपका क्या होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आर्सेनिक के कारण और नाइट्रेट के कारण क्या क्या होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब चलते हैं साथियों, इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ये देख सकते हैं कि इटाई इटाई के कारण से क्या होता है, ये कैडमियम के वजह से आपका इटाई इटाई रोग होता है। और पहली बार 1960 के दशक में जापान में यह रोग को देखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि औद्योगिकरण से जुड़ी मानवीय गतिविधियों का परिणाम है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पर अधिकतर मात्रा में जैसे जैसे आपका बढ़ रहा है, जिस वजह से आपका प्रदूषण फैलने की वजह से ये आपका इटाई इटाई नामक जो कैडमियम का प्रदूषित अधिक होने के कारण ये आपका रोग जो है फैलने की अधिक संभावना रहती है। जिसमें क्या होता है, हड्डी के
गंभीर दर्द के साथ आपका अस्थि मृदुता ईटाई रोग का एक क्या है लक्षण है, और यह गुर्दे की ट्यूबर विफलता का भी क्या है कारण हो सकता है। देख सकते हैं आगे यहाँ पर मरकरी के कारण से, यहाँ पर मरकरी के जो है कारण आपका कौन सा रोग होता है, तो मरकरी की वजह से आपका मिनी माता, और आर्सेनिक की वजह से ये ब्लैक फुट, और नाइट्रेट की वजह से आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम आपका नाइट्रेट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है साथियों, ये भी आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, मरकरी, मिनी माता, आर्सेनिक, ब्लैक फुट और नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि आपका रक्त समूह वाले व्यक्ति जो एक सार्वभौमिक रक्त दान करता है, ये आपको बताना है कि जो है आपका यूनिवर्सल डोनर आपका कौन होता है, ये ओ नेगेटिव या ओ पॉजिटिव, तो कौन हो जाएगा, इसमें आपका दोनों में कन्फ्यूजन होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ओ नेगेटिव होता है आपका सर्वदाता जिसको कहा जाता है। और सर्वग्राही कौन होता है साथियों, ये सर्वग्राही यानी कि सबसे ले सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका जो है सबसे ले सकता है, और सर्वदाता हो जाएगा आपका ओ नेगेटिव। आइए अब इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है रक्त समूह एंटीबॉडी की उपस्थिति और अनुपस्थिति लाल रक्त कोशिकाओं पर वंशगत एंटीजन पदार्थों के आधार पर रक्त का क्या होता है, ये वर्गीकरण होता है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा रक्त समूह का खोज किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण ब्लड ग्रुप आपका ये क्या क्या हो सकता है, ए बी ओ और आर एच है। 4 मुख्य रक्त समूह होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए बी और ओ होते हैं। ओ नेगेटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक रक्तदाता के रूप में जाना जाता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि ओ नेगेटिव वाले जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, सार्वभौमिक रक्तदाता होते हैं। और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ए बी पॉजिटिव वाले जो होते हैं वो सबसे क्या करते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं यानी कि ले सकते हैं। आइए अब यहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है साथियों, ये आपका डायरेक्ट यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एंटीजन के बिना रक्त समूह क्या होता है, एंटीजन के बिना अगर बोला जाएगा तो एंटीजन के बिना रक्त समूह हमारा ओ होता है, और एंटीबॉडी के बिना रक्त समूह होता है ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, और ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। और आगे देख लेते हैं, अगला हम लोग का है सबसे आम रक्त समूह जो है ओ पॉजिटिव होता है, और दुर्लभ रक्त समूह जो है ए बी नेगेटिव होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे आम अगर रक्त समूह पूछा जाएगा तो ओ पॉजिटिव होगा, और सबसे दुर्लभ जो कि आपका काफ़ी जो है व्यक्तियों में आपका नहीं पाया जाने वाला, तो ये होता है आपका ए बी नेगेटिव। विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो रक्तदान दिवस ये 14 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय रक्तदान के दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 14 जून को रक्तदान दिवस, विश्व रक्तदान दिवस, और राष्ट्रीय रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो मोढेरा कहाँ स्थित है साथियों, ये आपका मोढेरा हो जाएगा गुजरात में स्थित ये मोढेरा सूर्य मंदिर। आइए अब इसके बारे में डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, जैसे कि मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ है, तो ये गुजरात में है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण यहाँ कब से कब तक ये देख सकते हैं 1026 से लेकर 27 तक ये निर्माण हुआ था, और प्रथम भीम प्रथम के द्वारा शासनकाल के दौरान ये निर्माण कराया गया है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, नीचे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि संपूर्ण झारखंड में बैद्यनाथ धाम के लिए प्रसिद्ध है, और मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर मंदिर, और उड़ीसा में जैसे कि यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर कोणार्क में, और लिंगराज मंदिर, ये भी आपका कहाँ है, लिंगराज मंदिर आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में है।
आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि लोहड़ी एक त्यौहार निम्नलिखित में से किसका एक प्रतीक है, ये आपको बताना है। तो लोहड़ी ये जो त्यौहार है किसका एक प्रतीक है, तो ये जो है सर्दी का अंत और वसंत की शुरुआत में ये जो है लोहड़ी का त्यौहार आपका मनाया जाता है। कब, ये सर्दी का अंत यानी कि आपका वसंत के आगमन और सर्दी का खत्म, उस दौरान ये त्यौहार मनाया जाता है लोहड़ी का। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि लोहड़ी जो है, लोहड़ी माघ के माह में मनाया जाने वाला है। पंजाब के अलावा आपका फसल उत्सव नई शुरुआत का प्रतीक होता है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यह प्रत्येक वर्ष 13 जनवरी को बहुत ही उत्साह और जोश के साथ यह मनाया जाने वाला लोहड़ी यहाँ पर कहाँ यह मनाया जाने वाला है प्रमुख त्यौहार है साथियों, ये पंजाब में लोहड़ी प्रमुख त्यौहार है। पंजाबियों का फसल उत्सव के रूप में यह मुख्य त्यौहार है लोहड़ी। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि त्यौहार रबी फसलों की कटाई के दौरान, इसीलिए कभी किसान एक साथ ईश्वर को अच्छी फसल के देन के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे देख लेते हैं साथियों, आगे चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेपो रेट दर क्या होता है, ये आपको बताना है। चलिए अब रेपो रेट पर चलते हैं। तो रेपो रेट दर क्या होता है साथियों, लघु अवधि दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देता है, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि लघु अवधि दर जिस पर भारतीय जो यानी कि आरबीआई होता है वो अन्य बैंक को उधार देता है, ये कम समय के लिए, उसी को बोला जाता है हमारा रेपो रेट दर। जो कि कम समय के लिए आरबीआई किसी बैंक को जब लोन दिया जाता है कम समय के लिए, तो उसी को बोला जाता है रेपो रेट दर। आगे देख लेते हैं। आगे साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि लघु अवधि दर जिस पर भारतीय यानी कि आरबीआई बैंक को उधार देता है पैसा। अब देख लेते हैं रेपो रेट दर पर। यहाँ पर जैसे पहला पॉइंट क्या है, रेपो रेट दर वह दर है जिस पर कोई देश का केंद्रीय बैंक, कोई भी देश का, जैसे यहाँ पर भारत का आरबीआई धन की किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है, उसी को बोला जाता है क्या, रेपो रेट दर। आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट में क्या बोला जाता है कि रेपो रेट का उपयोग मौद्रिक अधिकारियों द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किसको, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ये जो आपका रेपो रेट का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आगे तीसरा पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि आरबीआई ने रेपो दर जिस पर आरबीआई बैंकों को धन उधार देता है, क्या, बैंकों को धन उधार देता है 4% पर, क्या बोला जा रहा है कि 4% पर अपरिवर्तित रहता है। कितना, 4% पर अपरिवर्तित रहता है। और रिवर्स रेपो दर जिस दर पर, देखिए यहाँ पर रिवर्स, ये इम्पोर्टेंट है साथियों, ये भी आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है और पूछ लिया जाएगा, ठीक है। रिवर्स रेपो दर जो है ये क्या होता है, जिस दर पर आरबीआई बैंक से उधार लेता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है आपका रेपो दर, ठीक है, रेपो दर। जैसे कि यहाँ पर 3 इतना % के हिसाब से जो है लगभग। और रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों पर ऋण देता है, यह रेपो क्या है, रेपो दर होता है। और हम लोग का पूछा क्या गया था साथियों, ये रेपो रेट। चलिए अब आगे कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं आपका इकोनॉमी से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। रिवर्स रेपो रेट जो है वह ब्याज जो आरबीआई को उस फंड के लिए भुगतान करता है जो बैंक के पास जमा होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो ब्याज। रिवर्स रेपो ब्याज जो आरबीआई बैंक को उस फंड के लिए भुगतान करता है जो बैंक के पास जमा होता है।
आगे दूसरा पॉइंट क्या है साथियों, दूसरा पॉइंट बोला जा रहा है कि वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि SLR न्यूनतम आरक्षित आवश्यकता को संदर्भित करता है, ये SLR। और उसके बाद जिस राष्ट्र के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला हमारा क्या है कि CRI या नगद आरक्षित अनुपात किसी बैंक की जमा राशियों का न्यूनतम अनुपात प्रतिशत नकदी के रूप में रखा जाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, जैसे कि आरबीआई के बारे में क्या कहा जा रहा है। आरबीआई का आपका स्थापना कब हुआ था, तो आरबीआई का आपका स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर कब हुआ था, तो अप्रैल 1935 में हुआ था। और ये कौन सा अधिनियम के तहत, ये 1934 का अधिनियम के तहत आपका आरबीआई का स्थापना हुआ था 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका राष्ट्रीयकरण जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का कौन सा अधिनियम 1948 के आधार पर जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण भारतीय रिजर्व बैंक है, यह भी आपको ध्यान रखना है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक है। इसके पहले गवर्नर कौन थे साथियों, आरबीआई के पहले गवर्नर हो जाएगा आपका CD देशमुख थे। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो आरबीआई का मुख्यालय हो जाएगा हमारा मुंबई में। अब आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो ये आपका चेंज हो गए हैं, आपका कौन हो जाएगा अब, संजय मल्होत्रा हो जाएगा अब आरबीआई का हेड। ठीक है, संजय मल्होत्रा आपका आरबीआई के हेड है अब वर्तमान में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बैंक दर क्या होता है। यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कि बैंक दर किसे बोला जाता है, तो इसे पुनः छूट दर भी कहा जाता है। क्या पुनः छूट दर भी कहा जाता है। यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को वित्त देता है, यानी कि जो आरबीआई है, जो अभी वाणिज्य बैंक है यानी कि अन्य जो बैंक होता है कॉमर्शियल बैंक, उनको क्या करता है, उनको क्या करता है आपका, बैंकों को पैसा देता है, उसको क्या बोला जाता है आपका बैंक दर, जिस दर से वो पैसा देता है। CCR यानी कि नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है, आरबीआई विधेयक 2006 आरबीआई को CRR नगद निर्धारित करने का अधिकार होता है, जो बैंक बिना किसी फ्लोर रेट या क्या सीलिंग रेट के आरबीआई के पास जमा करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है, SLR, तो ये एक तरल संपत्ति का अनुपात होता है। आगे देख लेते हैं साथियों। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे क्या बोला जा रहा है कि रेपो दर किसे बोला जाता है, तो वह दर जिस दर पर आरबीआई प्रतिभूतियों के बदले बैंक को अल्पकालीन धन उधार देता है, इसी को बोला जाता है रेपो दर। और रिवर्स रेपो रेट क्या बोला जाता है, रिवर्स रेपो रेट उसे कहा जाता है वह दर जिस पर आरबीआई के पास अल्पकालीन अतिरिक्त तरलता रखते हैं, उसी को बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। अब ओपन मार्केट ये देख सकते हैं, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा जो है रेपो दर और रिवर्स रेपो रेट जो है दोनों ही हमारा इम्पोर्टेंट था। आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उगादी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है साथियों, तो उगादी हो जाएगा हमारा सही उत्तर साथियों आंध्र प्रदेश का क्या है, ये प्रमुख त्यौहार है उगादी। आइए अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं साथियों। उगादी कहाँ है, उगादी हमारा हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्यौहार, ये देख सकते हैं। उगादी भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों के लिए नए साल का दिन होता है। ये उगादी भारत में कहाँ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इन राज्यों में एक नए साल का दिन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हिंदू चंद्र कैलेंडर में चैत्र माह के पहले दिन का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, यानी कि चैत्र महीना का पहले दिन जो है उगादी त्यौहार मनाया जाता है आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या साथियों, अगला हमारा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या बोला जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में जैसे कि प्रमुख त्यौहार आंध्र प्रदेश में दशहरा, उगादी,
दक्कन महोत्सव, भीम एकादशी, ये प्रयागराज महोत्सव। गोवा में चलते हैं तो गोवा में क्या है, सिग्मो गोवा है, मंडो गोवा है। पंजाब में चलते हैं तो पंजाब में लोहड़ी, ये इम्पोर्टेंट है, लोहड़ी। बैसाखी पंजाब में, और उसके बाद यहाँ पर गुरु पर्व और बंदी छोड़ दिवस। उसके बाद उत्तर प्रदेश में चलते हैं तो रामनवमी, गंगा उत्सव, नवरात्रि, खिचड़ी, ब्रह्मोत्सव, कंस का मेला। उसके बाद है श्रवण उत्सव और रामलीला जैसे त्यौहार जो है उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान में क्या बोला जा रहा है कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों को सौंपी गई है। ये आपको बताना है कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों को सौंपी गई है। किसको सौंपी गई है, तो अवशिष्ट शक्तियों की शक्ति जो है ये केंद्र को सौंपी गई है, यानी कि सेंट्रल को अवशिष्ट शक्तियों की जो है शक्ति सौंपी गई है। आगे देख लेते हैं साथियों इसके बारे में डिटेल। इसके बारे में डिटेल क्या है हमारा कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों की शक्ति किसको सौंपी गई है, तो ये केंद्र को सौंपी गई है। उसके बाद एक अवशिष्ट शक्ति वह है जो एक शासित निकाय उन अधिकारों को अन्य अधिकारियों को सौंपने के बाद बरकरार रखता है। कौन, ये सेंट्रल। अवशिष्ट शक्तियाँ संविधान द्वारा केंद्र सरकार को दी गई शक्तियाँ हैं, विशेष शक्तियाँ हैं। कनाडा का संविधान अवशिष्ट शक्तियों के विचार कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आपका कनाडा से लिया गया। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो है कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया। संसद के पास जो है समवर्ती या राज्य सूचियों के अंतर्गत में नहीं आने वाले किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, संसद के पास समवर्ती या राज्य सूची के अंतर्गत में नहीं आने वाले किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। अवशिष्ट क्या बोला जा रहा है कि अवशिष्ट नियंत्रण की 3 सूचियां, जैसे संघ सूची, अवशिष्ट। हाँ साथियों, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर देख लीजिए कि बोला जा रहा आपका यहाँ पर स्टार मार्क कर लीजिए कि अवशिष्ट नियंत्रण की 3 सूचियाँ हैं। क्या क्या है, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। अवशिष्ट नियंत्रण की 3 प्रमुख सूचियां हैं। ये शक्तियां राज्य और संघीय सरकार के वैधानिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना कि वैधानिक अधिकार के अंतर्गत ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची नहीं आते हैं। उसके बाद अगला क्या है, संसद के पास समवर्ती या राज्य सूचियों के अंतर्गत में नहीं आने वाले किसी भी विषय पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि इस तरह के प्राधिकरण में किसी भी सूची में शामिल नहीं किए गए कर को लागू करने वाले किसी भी कानून को लागू करने की क्षमता शामिल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है। ये आपको बताना है कि कौन सा बैंक को आपका अंतिम उपाय का ऋणदाता के रूप में माना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका केंद्रीय बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक को हमारा जो है अंतिम उपाय का ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। आइए अब इसके बारे में डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय बैंक को अंतरिम उपाय का ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। जो अंतिम उपाय का एक ऋणदाता यानी कि LOR का वित्तीय संस्था है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि एक केंद्रीय बैंक एक वित्तीय इकाई है जो किसी भी देश के वाणिज्यिक बैंक को प्रणाली का प्रबंध करती है और उनकी मुद्रा और मौद्रिक नीति को नियंत्रित भी करती है। कौन, ये केंद्रीय बैंक। और वाणिज्य बैंक के विपरीत एक केंद्रीय बैंक का मौद्रिक आधार बढ़ाने का क्या है, अधिकार होता है। और आगे देख लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्टेट बैंक मुंबई महाराष्ट्र ये कुछ स्थित है, ये भी आपको ध्यान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है। ये आपको बताना है कि कौन सा प्रकार की मिट्टी जो है दक्कन के पठार को अधिकांश भागों को आच्छादित करती है। तो ये दक्कन के पठार को जो है
क्या हो जाएगा साथियों। आइए इसका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं कि दक्कन का जो पठार है ये आपका काली मिट्टी हो जाएगा साथियों। आपका सही उत्तर जो कि दक्कन के पठार को क्या करती है, ये आच्छादित करती है। आइए जैसे काली मिट्टी के अधिकांश पठार को आच्छादित करती है, कौन सा, दक्कन के पठार को काली मिट्टी। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि डिटेल में काली मिट्टी खनिज मिट्टी होती है जिसमें एक काली सतह क्षैतिज होती है जो कार्बनिक और समृद्ध होती है, जो कम से कम 25 सेंटीमीटर गहरी होती है। काली मिट्टी ट्रेप लावा के क्या है, व्युत्पन्न है। और भारत में काली मिट्टी कहाँ कहाँ, यहाँ पर जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में फैली हुई है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं जैसे काली मिट्टी में मिट्टी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है और उनके पास लोहे से भरपूर दानेदार संरचना होता है। ह्यूमस में खराब लेकिन अत्यधिक नमी क्या होती है, धारण करने वाली। यह भी आपका इम्पोर्टेंट है, नमी धारण करने वाली होती है अत्यधिक, कौन सी, ये काली मिट्टी। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट देख सकते हैं साथियों जैसे कि यहाँ पर काली मिट्टी, मिट्टी का नाम, यहाँ पर मिट्टी का वर्गीकरण जैसे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी सतह जल द्वारा जमा की गई मिट्टी होती है और उसके बाद ये ज़्यादातर भारत गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में फैली हुई है। ये जलोढ़ मिट्टी जो है कहाँ फैली हुई है, भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में ये फैली हुई ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी। लाल मिट्टी के बारे में देख लेते हैं तो लाल मिट्टी वह मिट्टी है जो गर्म तापमान और नम जलवायु में विकसित होती है। ये लाल मिट्टी कहाँ फैली हुई है, ज़्यादातर आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में जो है ये लाल मिट्टी आपका फैली हुई है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर जैसे कि आपका मौजूद सभी प्रकार का मिट्टियों के यहाँ पर जैसे जिक्र किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे फॉरेस्ट सॉइल, यानी कि फॉरेस्ट सॉइल कहाँ है, यहाँ है। एलोविलियल आपका मिट्टी कहाँ है, इस प्रकार का जो है यहाँ पर एलोविलियल टाइप का। उसके बाद रेड येलो यहाँ पर पाया जाता है आपका लाल मिट्टी इस क्षेत्र में। उसके बाद ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है, तो ब्लैक सॉइल यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लैक सॉइल जो है आपका इस क्षेत्र में पाया जाता है। और लेटराइट मिट्टी जो है, लेटराइट मिट्टी हम लोग का कुछ इस क्षेत्र में पाया जाने वाला है, लेटराइट। और उसके बाद क्या है, अरबिड सॉइल जो है इस आपका कहाँ, इधर आपका गुजरात, राजस्थान के क्षेत्र में ये अरबिड मिट्टी पाई जाती है। चलिए अब आगे इस प्रकार से साथियों हमारा जो है आज का क्लास आपको ख़त्म हो जाता है। और आपको यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करा करिए। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।